औद्योगिक क्रांति की समाप्ति के बाद अब हम इस वीडियो में देख लेते हैं रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति जो कि 1917 को घटित होती है। रूस, जैसा कि आप सबको पता होगा, रूस विश्व का सबसे विशाल देश है, रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, और रूस एकमात्र ऐसा देश है जो कि दो महाद्वीपों में उसकी सीमाएं लगती हैं, एक तो एशिया महाद्वीप में और दूसरा यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, रूस जो है जब लगभग यूरोप में, इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होती है, उसके पश्चात लगभग संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर जो है वो बढ़ जाता है। लोग जो देश थे, देश की जो जनता थी, वो नई नई मतलब अर्थव्यवस्था वहाँ की विकसित होने लगती है। परंतु रूस एक ऐसा देश था जहां पर औद्योगिकरण बहुत देर से हुआ। वहां की जो जनसंख्या थी वो केवल कृषि कार्यों पर ही निर्भर थी। अगर हम क्रांति की बात करें तो क्रांति 1917 में घटित होती है, और मुख्य कारण जो इसका रहा वो रूस की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब कोई भी देश अगर कारखानों की स्थापना नहीं करेगा, ठीक है, नई नई वस्तुओं का निर्माण नहीं करेगा, वहाँ की जो मजदूर, वहाँ का जो मजदूर वर्ग होगा उसे उचित जो मूल्य है, उचित जो उनके लिए रोजमर्रा के जो साधन है उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ना कारखाने हैं, ना उद्योग है। ठीक है, केवल कृषि कार्यों पर ही निर्भर रहकर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित हो सकती है। तो मुख्य कारण इसका क्या रहा? रूस की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि रूस के शासक को कहा जाता था जार। जो रूस का शासक जार था वो अत्यंत निरंकुश शासक था और एक घोर विलासी शासक था। मतलब उसको जनता के सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता था, वह केवल अपने बारे में सोचता था और ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीता था। और उसके अलावा जो मजदूर किसान वर्ग था उनकी विपन्नता भी एक कारण बनती है इस क्रांति का। ठीक है, ये क्रांति का एक आधार यह भी बनता है। इसके अलावा रूस की क्रांति उस समय पर हो रही थी। रूस की क्रांति, देखिए, रूस की क्रांति 1917 में घटित हुई और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। ठीक है, तो रूस की क्रांति जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के उस काल के दौरान घटित हुई जिस काल में रूस ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिस काल में रूस की प्रथम विश्व युद्ध में सर्वत्र हार हो रही थी। ठीक है, अब अगर हम कहें तो रूस की क्रांति के लिए जो आग थी वो आग रूस की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जार जो वहां का जो शासक था उसकी निरंकुशतावादी नीति और किसान एवं मजदूरों की विपन्नता के कारण ही वहां की जो ज्वाला थी वो जल उठी थी। लेकिन ज्वाला में, आग में घी डालने का काम किया प्रथम विश्व युद्ध की इस घटना ने। ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पर आखिर रूसी क्रांति के संपन्न होने के क्या कारण रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जार था, रूस का शासक जो जार था वो अत्यंत निरंकुश और घोर विलासी शासक था। जिस समय पर रूसी क्रांति होती है उस समय पर रूस का जो जार था, रूस का जो शासक था वह था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। और इस निकोलस द्वितीय को जनता के किसी भी क्रियाकलापों या जनता के सुख और दुख से कि हमारे जो देश है हमारा, वो हमारे देश का क्या हो रहा है, ठीक है, मजदूरों की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है, इन सब चीजों से जार निकोलस द्वितीय को कोई मतलब नहीं था। इसको केवल मतलब था खुद की ऐश्वर्य की जिंदगी जीने से। और हाँ, साम्राज्यवादी जो एक दृष्टिकोण होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, वो तो हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, जो जार निकोलस द्वितीय था इसकी पत्नी थी जरीना। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था जरीना, और इसका जो मंत्री था, मंत्री का नाम था रासपुतिन। ठीक है, जरीना और रासपुतिन ये निरंकुश जो शासन चला आ रहा था इसके घोर पक्षधर थे। मतलब निकोलस द्वितीय भी कम पड़ जाए इनकी सोच के आगे। ठीक है, ये दोनों क्या थे? निरंकुशता वाली जो शासन चला आ रहा था इसके घोर पक्षधर थे। और ये दोनों जो भी बातें कह देते थे, जो भी कुछ कह देते थे राजनीति में, इन दोनों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। जो भी ये कह देते थे राजनीति के बारे में या फिर वहाँ की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसके लिए कि व्यवस्था को चेंज करना है, अब मतलब कुछ भी जो भी कहते थे ये इनकी हर बात जार निकोलस द्वितीय मानता था। ठीक है,
तो इसके कारण क्या हुआ, जनता ने देखा और जनता के अंदर क्या होता है, आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। तो पहला कारण हम क्या लिखेंगे, पहला कारण हम लिख सकते हैं जार की या जार का निरंकुश कारण है, ये कारण है, ठीक है। जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन, स्वेच्छाचारी का मतलब खुद की इच्छाओं से ही किया गया कार्य, खुद की इच्छाओं से जो भी कार्य, जो भी ये सोचता था, इसकी पत्नी और मंत्री जो भी इससे कहते थे वही ये कार्य करता था। तो जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन, ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए कारण ये हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 1904 और 5 में, 1904 और 5 में आपने चीन का एक स्थान सुना होगा, मंचूरिया। चीन में एक स्थान है मंचूरिया, उस मंचूरिया स्थान पर रूस का आधिपत्य हुआ करता था। रूस, और रूस के दक्षिण में ही है चीन, ठीक है। इस मंचूरिया क्षेत्र पर रूस का आधिपत्य हुआ करता था, ठीक है। आप एशिया महाद्वीप के पूर्व में देखेंगे, प्रशांत महासागर में आपको कई छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे। उन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप है जापान। जापान एक देश है, ठीक है, द्वीपीय देश है, ये द्वीप पर बसा हुआ है। जो जापान है यह रूस की अपेक्षा अत्यंत छोटा देश था, ठीक है भी रूस की अपेक्षा बहुत छोटा देश है। और ये जो मंचूरिया क्षेत्र था जिस पर रूस का आधिपत्य था, इस पर जापान क्या करता है, अधिकार करके रूस को चुनौती दे देता है, ठीक है। आगे चलकर 1904-5 में रूस और जापान में इस मंचूरिया क्षेत्र को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के पश्चात यह विशाल देश, कौन सा, रूस, यह विशाल रूस देश जापान से हार जाता है, ठीक। जब ये हार जाता है तो रूस की जनता को यह सोचती है कि ये जापान जैसे छोटे देश से हार गया तो आगे चलकर हमारा जो रूस है, हमारा जो क्षेत्र है, वो किसी भी देश का उपनिवेश बन सकता है। अर्थात रूसी जनता के सामने रूस के जार का खोखलापन सिद्ध हो जाता है कि रूस का जो जार है वो आखिर कितना शक्तिशाली है, क्योंकि वो पहले कहता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और जो मैं मतलब मेरी जो विजय है, मेरी विजय सर्वत्र होगी और मेरा जो साम्राज्य है वो संपूर्ण विश्व पर स्थापित होगा। तो जनता जो है वो इसके खोखलेपन से, जार के खोखलेपन से अवगत हो जाती है, ठीक। तो अगला क्या है, अगला क्या कारण लिख सकते हैं, रूस जापान युद्ध। ये कब हुआ, 1904 और 5 में। इससे क्या होता है, जनता के अंदर आक्रोश व्यक्त हो जाता है, ठीक है, और क्रांति के लिए क्या हो जाती है, जनता आक्रोशित हो जाती है। आगे चलकर मैंने आपको बता ही दिया कि रूस में औद्योगिकीकरण बहुत बाद होता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस में औद्योगिकीकरण बहुत लेट होता है, बहुत बाद में होता है। इसके कारण वहां पर मजदूरों की संख्या अधिक नहीं हो पाई। मजदूर कैसे होंगे, जब कारखाने स्थापित होंगे, उद्योग स्थापित होंगे तो मजदूर भी क्या होंगे, वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, जिससे मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। अब कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है, तो वहां पर मजदूरों की संख्या भी कम थी। अब जैसा कि आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य प्रणेता रहे, नेतृत्व तो मध्यम वर्ग ने ही किया, लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग था वो मजदूर और श्रमिक वर्ग ही था। थर्ड स्टेट जिसको मैंने बताया था, मजदूर और श्रमिक वर्ग। लेकिन यहाँ पर उन्हीं की कमी थी। अब क्रांति को आधार कौन प्रदान करे, कौन आगे आएगा क्रांति करने के लिए, क्या होता है, नाम सुना होगा आपने कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, समाजवादी भी थे और वैज्ञानिक समाजवाद का इतना अच्छे ढंग से इन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया कि वो आज तक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, ठीक। तो जो रूस में कार्ल मार्क्स के विचारों का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था कि रूसी जो जनता थी वहां पर कार्ल मार्क्स के विचारों के लोग क्या हुए थे, बढ़ते ही जा रहे थे, ठीक है। उनके जो अनुयायी थे मार्क्स के, वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। देखिए मार्क्स का विचार क्या था, मार्क्स का विचार यह था, उन्होंने कहा कि आधुनिक मजदूर वर्ग जो है,
आधुनिक मजदूर वर्ग जो है उसमें इतनी ताकत होती है, आधुनिक मजदूर वर्ग में इतनी ताकत होती है कि वह समाज के जो पूंजीपति वर्ग मैंने बताया था, तो इतनी ताकत होती है कि जो समाज के पूंजीपति वर्ग से, जो समाज है हमारा, उसको समाज को पूंजीपति वर्ग से कम्युनिज्म बनाने के लिए क्या होता है, हमेशा इच्छुक रहता है और उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, क्या बोला उन्होंने कि मजदूर वर्ग में, जो आधुनिक मजदूर वर्ग है उसमें इतनी ताकत है कि वह समाज को पूंजीपति वर्ग से कम्युनिज्म बनाने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है या हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मजदूर वर्ग तो था नहीं, क्योंकि कारखानों का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ, तो मजदूर वर्ग तो यहाँ पर था नहीं, इसलिए यहाँ पर मार्क्स के जो विचार थे इनका प्रचलन होता है और मार्क्स के अनुयायियों की संख्या यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो क्रांति के लिए एक संगठित आधार तैयार कर देते हैं। कौन? मार्क्स के अनुयायी। अब जो जार था, जार को अपनी सत्ता का भय तो था ही, क्योंकि वो उसे पता था कि मैं अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूं, जनता मुझसे असंतुष्ट है, तो जार को अपनी सत्ता का भय था। इस कारण जार ने ये जो मार्क्सवादी है, जो मार्क्स के अनुयायी थे, उन पर कई प्रतिबंध उसने लगा रखे थे। ठीक है, इतने प्रतिबंधों के बावजूद जो मार्क्सवादी थे उनकी पत्रिकाएं, पत्र और जो मैगजीन हुआ करती थी, मतलब विचारों को प्रचारित करने के लिए जो भी साधन उपलब्ध थे, जो भी वो साधन उपलब्ध करवा सकते थे जो सामान्य लोगों को, वो करते थे। इतने प्रतिबंध के बावजूद उनकी पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन आदि प्रकाशित होती रहती थी, जिसके कारण लोगों में क्या होता था, लोगों में चेतना बढ़ती गई कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें संगठित होना चाहिए, हमें जार के खिलाफ क्या आवाज उठानी चाहिए। फिर क्या होता है, जैसा कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम था उसमें जैसा कार्य महात्मा गांधी जी ने किया, लगभग वैसा ही कार्य रूस में क्रांति के दौरान लेनिन ने किया। कौन? लेनिन। लेनिन क्या था? एक प्रसिद्ध प्रख्यात लेखक था और ये बहुत ही कुशल वक्ता भी था। ठीक है, लेनिन ने क्या किया, ये जो अनुयायी थे उनको एक संगठित आधार प्रदान किया। अब ये कुशल वक्ता था तो लोगों के अंदर ये क्या, आक्रोश को जगा देता था। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। तो इसका अगला कारण क्या हो सकता है, अगला कारण हम क्या लिखेंगे, राजनीतिक जागरूकता का विकास। जागरूकता का विकास। देखिए मैं समझा के लिख रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको याद रहेगा। फिर आगे चले तो मैंने बताया ही किसान मजदूर जो थे उनकी दशा इतनी ज्यादा हीन थी। वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ही था, जार जो था 1861 में रूस का जार था अलेक्जेंडर द्वितीय। उसने क्या किया था, कृषक दासता से किसानों को मुक्ति दे दी थी, लेकिन फिर भी किसानों की दशा उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी की अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, न कोई नवीन पद्धति थी, कर की पद्धति जो हर देश में मौजूद थी वही रूस में भी मौजूद थी। औद्योगिकीकरण नहीं हुआ, इसके कारण किसान एवं मजदूर क्या थे, बेरोजगार थे। उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ता था कि हम मतलब क्या करें कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। इससे क्या हुआ, ये जो अनुयायियों की संख्या बढ़ती है, विचारधाराओं का विकास होता है। इससे क्या होता है कि जो किसान और मजदूर वर्ग है वो भी क्या होता है, जागरूक हो जाता है। तो अगला कारण हम क्या लिख सकते हैं, किसान एवं मजदूरों की हीन दशा। किसान एवं मजदूरों की हीन दशा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आप
आपने औद्योगिकीकरण में पढ़ा था, औद्योगिकीकरण जब आप पढ़ रहे थे यूरोप में, इंग्लैंड में, तब आपने पढ़ा था कि आगे चलकर उन क्षेत्रों में समाजवाद का विकास हो जाता है, समाजवादी विचारधाराओं का विकास हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो उत्पादन के साधन है उस पर किसी एक विशेष या पूंजीपति या जो वहां का जो प्रधान था, जो मुख्य था, उसका अधिकार नहीं होगा। उत्पादन के साधनों पर सबका समान अधिकार होगा, चाहे वो जनसाधारण हो, चाहे वह किसान हो और चाहे वह मजदूर हो। ठीक है, इस समाजवादी विचारधारा का प्रसार देखिए, जैसे औद्योगिकीकरण जैसे यूरोप के अन्य देशों के अलावा रूस में जाता है, तो चूंकि समाजवाद जो था वो औद्योगिकीकरण के साथ ही चल रहा था, तो जो समाजवादी विचारधारा है वह भी औद्योगिकीकरण के साथ रूस की ओर चल पड़ी। ठीक है, वहां पे भी समाजवादी विचारधाराओं का क्या होने लगा, उदय होने लगा। इस परिप्रेक्ष्य में रूस में क्या होता है, दो दल हमें दिखाई पड़ते हैं, दो दल उभर कर सामने आते हैं, समाजवादी विचारधाराओं के दो दल सामने आते हैं। कब? औद्योगिकीकरण के पश्चात रूस में। कौन कौन से दल आते हैं? एक थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, और दूसरी थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, आए समझ में? जैसे समाजवादी विचारधारा का उद्भव होता है रूस में, दो दल हमें देखने को मिलते हैं, दो पार्टी हमें देखने को मिलती हैं, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वह इसकी जो विचारधारा थी वह यह थी कि सर्वहारा को ही संगठित करके क्रांति की जाए, किसानों या मजदूरों को संगठित ना किया जाए। सर्वहारा मतलब जितने भी जनसाधारण लोग हैं, जितने भी किसान मजदूरों की अपेक्षा सर्वहारा, उनको संगठित करके क्या की जाए, क्रांति की जाए या आवाज उठाई जाए। तो ये किसको प्रमुख मानती थी? सर्वहारा वर्ग को। ठीक है, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये किसको प्रमुख मानती थी? ये मजदूर वर्ग को और श्रमिक वर्ग को प्रमुख मानती थी, कि मतलब मजदूर वर्गों को संगठित करके क्या की जाए, क्रांति की आवाज, क्रांति का बिगुल बजाया जाए। फिर आगे चलकर सोशलिस्ट जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक बोल्शेविक पार्टी और दूसरी थी मेंशेविक पार्टी। ठीक है, कौन? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर जो बोल्शेविक पार्टी थी ये बहुमत वाली पार्टी थी, मतलब इसमें जो लोग थे जो ये बहुमत वाली पार्टी थी, लोगों की संख्या इस पार्टी में अधिक थी। तो ये क्या थी? ये पार्टी बहुमत थी। और ये पार्टी क्या थी? ये जो पार्टी थी ये मार्क्स के विचारधाराओं की क्या थी? बहुत ज्यादा, मार्क्स के विचारों को बहुत ज्यादा मानती थी। ठीक है, तो ये लेकिन अल्पमत थी। बोल्शेविक पार्टी बहुमत थी, मेंशेविक मार्क्स की विचारधाराओं को मानने वाली पार्टी थी, और ये क्या थी? अल्पमत थी। जो लेनिन का नाम मैंने आपको बताया, लेनिन ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस क्रांति के दौरान। लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी में था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग को संगठित करके क्या किया? उन्हें क्रांति के लिए आक्रोशित किया और उन्हें क्या किया? जागरूक किया। तो अगला कारण हम क्या लिख सकते हैं? समाजवादी विचारधारा का प्रसार। मैं ये मिटा देती हूं, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको ये याद रहे। समाजवादी विचारधारा का जो प्रसार है उसके अंतर्गत आपको यही चीजें लिखनी पड़ेंगी।
समाजवादी विचारधारा का प्रसार। ठीक है। फिर जिस समय पर यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लगातार औद्योगिकरण इसका विकास होता था हर जगह, यूरोप के हर देश में लगभग उद्योगों का और कारखानों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था, और हर देश दूसरे देशों के साथ क्या कर रहा था, प्रतिस्पर्धा कर रहा था, मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की होड़ में लगे हुए थे। जिस समय पर यह हो रहा था उस समय पर रूस जो है वो बाल्कन युद्ध में क्या था, भिड़ा हुआ था। बाल्कन युद्ध वो क्या कर रहा था, लड़ रहा था। अत्यधिक मात्रा में इस युद्ध में उसने सैनिकों की पराजय होती है। सैनिक पराजय के होने के साथ साथ क्या होता है, धन की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, हथियारों की बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, और रूस की क्या हो गई, जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ गई। इसके अलावा औद्योगिकरण जो हुआ वो बहुत देर से हुआ रूस में यूरोप की अपेक्षा। केवल वहां की जनता कृषि कार्यों पर निर्भर थी, और उसके अलावा समय समय पर युद्ध लड़े जा रहे थे। बाल्कन युद्ध हो गया, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, रूस जापान युद्ध हो गया। इससे क्या हुआ, जो वहां का जो राज्य था, जो रूस देश था, वो दिवालियेपन का शिकार होने लगा, और जनता आक्रोशित होने लगी कि अब हमारा क्या होगा। हम तो कृषि करके 2 वक्त की रोटी हम जुटा पाते हैं, या मजदूर जो है वह भी यही सोचते थे कि 2 वक्त की रोटी हम जुटा पाते हैं, जो जार है वह हमारी सारी संपत्ति तो युद्ध करने में ही व्यय कर रहा है। तो अगला कारण क्या होता है क्रांति का, राज्य का आर्थिक दिवालियापन। राज्य का आर्थिक दिवालियापन। ठीक है। फिर क्या हुआ, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के चलते, साम्राज्यवादी तो मैंने बताया कि जार और कुछ नहीं, साम्राज्यवादी विचारधारा जरूर रखता था कि मेरे साम्राज्य का मेरे विस्तार हो जाए। इस महत्वाकांक्षा के चलते रूस प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। इसके कारण क्या होता है, जर्मनी जो है वो रूस के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। रूस के पश्चिमी क्षेत्र पर जर्मनी अधिकार कर लेता है। ठीक है। और जो रूस का पश्चिमी क्षेत्र था, यही क्षेत्र क्या था, बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था, जहां पर कृषि सबसे ज्यादा होती थी। और जो अन्य क्षेत्र था ये थोड़ा बंजर क्षेत्र था, पथरीला क्षेत्र था, यहाँ पर कृषि कार्य करने होती है, भूमि उपयुक्त नहीं थी। जब ये भाग जर्मनी अपने अधिकार में ले लेता है तो रूस से इसका उपजाऊ जो हिस्सा था वो भी छिन जाता है, और इस क्षेत्र में रहने वाले जो भी मजदूर, ठीक है, किसान और श्रमिक वर्ग थे, इन्हें जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया जाता है। और ढकेलो भी आप कब देखो, जैसे अगर हमें हथियार पकड़ना भी नहीं आता, ठीक है, हमें युद्ध की कोई भी रणनीति ही नहीं पता है, तो हम युद्ध को कैसे जीत पाएंगे, हम युद्ध को नहीं जीत सकते। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ, इन्हें कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया युद्ध के पूर्व, जिसके कारण रूस की जो सेना थी उसकी सर्वत्र हार होती चली गई, और इसकी जो जनता थी वो बेगुनाह जो जनता थी वो हर जगह मारी जाने लगी किसी भी कारणवश। कोई भी कारण इसके लिए नहीं था, केवल प्रथम विश्व युद्ध में ये कूद गया, और यहाँ की जो बेगुनाह जनता थी वो क्या हो गई, मारी जाने लगी। इससे क्या होता है, जो रूस की अन्य जनता थी उनके अंदर क्रांतिक रोष उत्पन्न हो जाता है कि हमारे देश की जनता बेगुनाह मारी जा रही है, जो क्षेत्र था वो भी दूसरे देश के हाथों में चला गया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अत्यंत पिछड़ी हुई जा रही है, अब आगे हमारा क्या होगा। और जो जनता है वहां की वो क्या कर देती है, क्रांति के लिए बिगुल बजा देती है और क्रांति के लिए आक्रोशित हो जाती है, जो कि आगे चलकर क्रांति के लिए एक आधार तैयार कर देता है। ठीक है। तो अगला कारण है, इसे हम लिख सकते हैं तात्कालिक कारण। तो रूसी क्रांति समझ लिया आपने, रूसी क्रांति के क्या क्या कारण रहे ये समझ लिया आपने। अब महत्व, लेनिन की भूमिका, खूनी रविवार, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, वो आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो अच्छे से पढ़िए और ये सारी चीजें कंप्लीट करते चलिए, साथ में ही पेंडिंग में कोई भी चीज नहीं रखी, क्योंकि इकट्ठे हो जाएंगे सारे मटेरियल, सारा जो आपको पढ़ना होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, तो आप रिवाइज कब करोगे और उसे पढ़ोगे कब। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।